हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है हमारा 15 सीए और 15 सीबी। ये हम कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि हम 15 सीए सीबी को कैसे फाइल करते हैं। स्टेप वाइज बताऊंगा मैं आपको कि हम 15 सीबी जब फाइल करते हैं तो हम यूनियन कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद 15 सीबी और 15 सीए ये क्या होता है और ये अप्लीकेबल कब होता है, इसकी मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक सेक्शन होता है हमारा सेक्शन 195, इसमें टीडीएस काटने पड़ते हैं। जो नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को या तो फॉरेन कंपनी, कोई भी जो पर्सन है, जो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पर्सन का बहुत बार नाम लूंगा। तो पर्सन मतलब आप ये समझ जाना कि जब भी मैं पर्सन का या कोई व्यक्ति का नाम लूँ तो आप ये समझ जाना कि पर्सन मतलब होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो मतलब ये सारे इसमें पर्सन के डिफिनेशन में आते हैं। इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो पर्सन की डिफिनेशन होती है तो उसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को जो पेमेंट कर रहा है या तो फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा है, और वो जो पेमेंट कर रहा है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल है या तो DTAA रेट में टैक्सेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन एनी पेमेंट मेड टू ए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी। Such payment will be taxed as per the income tax act rates or DTAA rates. Filing Form 50 CB now necessary to make foreign payment. These firms ensure proper compliance and protection of tax before making any payment to non-resident. एक सेक्शन होता है टीडीएस का 195, कोई भी पेमेंट करते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को या तो हम फॉरेन कंपनी को जो हम पेमेंट करते हैं उस पेमेंट पे टैक्स लगना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट या तो DTAA रेट। इस केस में क्या होता है कि 15 CA एंड 15 CB फाइल करना पड़ता है जो हमने फॉरेन में पेमेंट कर रहे हैं। 15 CB जो होता है ये तो हमें कुछ ही केस में अप्लीकेबल होता है। जैसे हम 15 CA का 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो पार्ट सी होता है उस पर हमें 15 CB अप्लीकेबल होता है। और ये 15 CA जो होता है जो नॉन रेसिडेंट को इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं। Report payment to non-resident individual or foreign company, it must be filed every time you pay them before sending the money. This helps ensure that the proper tax is paid on the remittance. मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो पेमेंट कर रहा है उसको ये फाइल करना है। जो ये फाइल करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पेमेंट करी है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी को, तो ये इंश्योर करता है कि आपने प्रॉपर टैक्स पेड किया है जो आपने ये रिमेंटेंस करी है। 15 से भी होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 15 CV एज अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट नीडेड मेकिंग पेमेंट to a non-resident individual or foreign company if the payment is taxable and exceeds 5 lakh in a financial year. It confirms that the right taxes have been paid before the money is transferred. आपको ये 15 CV का फाइल करनी पड़ती है। ये जब आप मनी मतलब आपने पेमेंट अभी करी नहीं है, मतलब आप पेमेंट करने वाले हो, तो जब आप पेमेंट करोगे उससे पहले आपको 15 CA और CV फाइल करनी है। 15 CV आपको कुछ ही केसेस में फाइल करने पड़ते हैं। जब हम 15 CA का पार्ट सी फाइल करते हैं तो उसमें हमें सर्टिफिकेट की चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये कंफर्म करता है कि आपने प्रॉपर कंप्लायंस पूरे करें जो आप ये पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनी को। ओके गाइस, हम चलते हैं आगे। फॉर्म 15 CA ये डिक्लेरेशन फॉर्म requiring information regarding payment to non-resident individual or foreign company is to be furnished by a person making such payment before remitting the amount. Form 15 CA ये declaration filed by the person remitting the money in which taxes में payment by non-resident has been taxed. मतलब यही है कि जो मैंने आपको बताया नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को जो पेमेंट कर रहे हैं 15 CA और CB हम तब फाइल करते हैं जैसे कि जब हम पेमेंट कर दें उससे पहले आपको ये 15 CA और CB फाइल करनी पड़ती है। और इसका मतलब ये है कि जो आपने ये 15 CA और CB फाइल करी है
चाहिए कि आपने प्रॉपर कंप्लाइंस पूरे किए हैं जो आपने ये मनी भेजा है। और इसमें 15 सीए का और सीबी का 15 सीए का 4 पार्ट होता है। 15 सीबी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट है। पार्ट ए होता है। पार्ट ए कब अप्लीकेबल होता है? जब आप 5 लाख से नीचे कर दो, 5 लाख से मतलब कम की पेमेंट कर दो किसी भी नॉन रेसिडेंट, जो आपकी 5 लाख है इससे कम की पेमेंट करिए तो इस पे ये अप्लीकेबल होता है पार्ट ए। ये जो 15 सीए फाइल करते हैं ये आपको सारे पेमेंट पे नहीं अप्लीकेबल होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन दे रखी है। जो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम होता है, LRS स्कीम, जो एज पर फेमा एक्ट आता है, इसमें कुछ ऐसे पेमेंट हैं जिस पे RBI की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी जो लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख सकते हो। यदि आप इस वाले केस में फॉल करते हो तो आपको 15 सीए फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो एक्सेप्शन दे रखा है गवर्नमेंट ने इस वाले पेमेंट पे। आप इसको वीडियो को रिज्यूम करके आप वीडियो को मतलब एक बार बंद करके आप देख सकते हो। ये लिस्ट है सारी, टोटल 33 है। जो यदि आप इसमें फॉल करते हो तो आपको 15 सीए और सीवी फाइल करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी एंड पार्ट सी में क्या होता है कि जब आप 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करते हो तो इस केस में आपको 15 सीए फाइल करना पड़ता है। उस केस में आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी फाइल करते हो। तो पार्ट बी कब फाइल करते हो, पार्ट सी कब फाइल करते हो, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट आपकी इस लिस्ट में नहीं है, और वो पेमेंट जो है आपको आपका टैक्सेबल भी नहीं है। मतलब वो वाली पेमेंट आपकी इस लिस्ट में भी नहीं है और वो वाली पेमेंट आपकी टैक्सेबल भी नहीं है। मतलब जब आप इन दोनों केस में नहीं आते हो तो आपको पार्ट बी फाइल करनी पड़ती है। इस केस में यदि इस वाली लिस्ट में आप नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे 15 सीए की पार्ट डी आप फाइल करोगे उस केस में जब ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपको 15 सीए फाइल करनी है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आगे। फॉर्म 15 सीवी जो होता है, फॉर्म 15 सीवी however is not a declaration but a certificate issued by a chartered accountant ensuring that the provision of the double taxation, the DTAA, and the or income tax act has been complied with the respect of tax deduction while making the payment। आपने जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को या तो आपने फॉरेन कंपनी को जो पेमेंट करी है, 15 सीवी होता है कि एक सर्टिफिकेट होता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो फॉर्म 15 सीवी में किया जाता है, तो इसमें होता है कि आपने डबल टैक्सेशन DTAA की जो और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को आपने कंप्लाइड किया है। मतलब आपने इस प्रोविजन को प्रॉपर कंप्लाइड किया है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टैक्स डिडक्शन व्हाइल मेकिंग द पेमेंट, जो आपने ये पेमेंट करी है इस पे आपने प्रॉपर टैक्स पेड किया है। फॉर्म 15 सीवी is a certificate issued by a chartered accountant that is required for making payment to non-resident individual and a foreign company when the amount is taxable and the aggregate payment exceed of 5 लाख in a financial year। फॉर्म 15 सीवी हम उस टाइम फाइल करते हैं जब आपकी 5 लाख से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5 लाख से ज़्यादा पर में आपको यहाँ पे पार्ट बी एंड पार्ट सी फाइल करनी पड़ती है। और 15 सीवी के लिए वही फाइल करते हैं जो पार्ट सी में आते हैं। 15 सीए का जो आप जब आप पार्ट सी फाइल करोगे उस केस में आपको फाइल करनी, फिर पार्ट सी जब आप फाइल करोगे 15 सीए का उस केस में आपको 15 सीवी फाइल करना होता है। और ये 5 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। 5 लाख आपको क्या देखना है, एग्रीगेट देखना है, ना कि आपको मतलब जैसे आपने 2 लाख करा, 4 लाख करा, ऐसे करके आपने 4 लाख करा तो आपने 5 लाख से कम है, 2 लाख करा फिर से तो 5, लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना, आपको 4 लाख 2 लाख प्लस करके देखनी है आपको, ठीक है। और ये 15 सीवी में मतलब डिटेल्स क्या होती है, डिटेल्स एंड नेचर ऑफ पेमेंट मेड टू एन नॉन रेसिडेंट कंप्लायंस विद सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, रेट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड, applicability of the double taxation DTAA की applicability यहाँ पे इसमें होता है। बाकी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा जब हम 15 सीवी फाइल करेंगे। ओके, ये जो है 15 सी एंड 15 सीवी ये अप्लीकेबल कब होता है। If the amount of remittance is not chargeable to tax, then no forms are required। ये chargeable to tax नहीं है तो फॉर्म रिक्वायर नहीं है कोई। If the amount of remittance is not chargeable to tax, then no forms are required।
ओके गाइस, यहाँ पे डबल डबल लिखा आ रहा है, वे रिमेंटेंस ही लेस देन 5 लाख। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यदि लेस देन 5 लाख है तो यदि अप टू 5 लाख है तो आपको पार्ट ए करना है, पार्ट बी और पार्ट सी तब करना है जब आपकी अब 5 लाख है। पार्ट बी किस केस में अप्लीकेबल है और पार्ट सी किस केस में अप्लीकेबल है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। रिमेंटेंस एक्सीड ऑफ 5 लाख 15 सी है, पार्ट सी एंड फॉर्म 15 सी बी आर टू बी सबमिटेड। पार्ट सी हम कब फाइल करते हैं, पार्ट सी जब फाइल होता है तो उस केस में आपको क्या होता है कि 15 सी ए की पार्ट सी फाइल करोगे तो उसके साथ आपको सी ए की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और उसमें आपको फॉर्म 15 सीवी भी फाइल करना पड़ता है। where remittance exceed of 5 lakh and a certificate under section 195 to 195(3) 197 of income tax has been obtained form 15 CA part B to be submitted। और हम पार्ट बी कब फाइल करते हैं, जब हमें 195 टू 195(3) और 197 में कवर होते हैं, जब हम असेसिंग ऑफिसर से अप्रूवल लेते हैं। इस केस में तो जब हमने इनकम टैक्स हैज बीन ऑब्टेन किया है, मतलब हमने 195 टू 195(3) और 197 में हमने सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है असेसिंग ऑफिसर से, तो उस केस में आपको 15 सीए का पार्ट बी अप्लीकेबल होता है। जब असेसिंग ऑफिसर की बात आए 195(2) की, 195(3) और 197 की बात आए तो आपको 15 सीए की पार्ट बी सबमिट करना है, नहीं तो आपको पार्ट सी 15 सीए का पार्ट सी अप्लीकेबल होगा। और पार्ट सी में क्या होता है कि आपको सीए की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो अमाउंट 5 लाख से एक्सीड कर रहा हो। तो हम चलते हैं आगे। द फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट टू बी फाइल्ड बेस्ड ऑन द सिनेरियो दैट इज रिलेवेंट एट द टाइम द 4 पार्ट आर। पार्ट ए जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बार बार, टू बी फाइल्ड रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर टैक्सेबल और नोट एंड द रिमेंटेंस और इट एरियर डज नॉट एक्सीड ऑफ 5 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब 5 लाख से कम हो तो आपको पार्ट ए फाइल करनी है, पार्ट बी आपको तब फाइल करनी है जब आप 195 टू 195(3) 197 और असिस्टिंग ऑफिसर की बात आए, जब आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा हो ये सब, तो उसके बाद आपको उस केस में आपको पार्ट बी फाइल करनी है। पार्ट सी कब फाइल करनी है, जब आप पार्ट बी में कवर नहीं होते तो आपको पार्ट सी फाइल करनी है जब आपकी अमाउंट एक्सीड कर रहा हो 5 लाख से, और उसमें आपको 15 सीवी एक सीए की सर्टिफिकेट भी आपको इस केस में आपको 15 सीवी फाइल करनी पड़ती है। और पार्ट बी कब फाइल होता है, इस फाइल विन एज पर द डोमेस्टिक लॉ द रिमेंटेंस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। रिमेंटेंस चार्जेबल टू टैक्स नहीं है तो आपको पार्ट डी फाइल करनी है। और जब आप इस वाले केस में आप कवर होते हो, जो आपकी ये एग्जेम्पशन लिस्ट है एक्सेप्शन, इस केस में आपको 15 सीए की किसी भी पार्ट को आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सीधा आ जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आना है ई फाइल में, ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। और मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा काम करते हैं। अब हम चलते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पे आना है। यहाँ पे 3 टैब दिखेंगे आपको, पर्सन विथ बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, विथआउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम और पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। इस वाले पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है 15 CA। जैसे ही आप यहाँ पे 15 CA लिखोगे तो यहाँ पे आएगा ये वाला ऑप्शन, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म 15 CA, और यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड करना है। ऑफलाइन मोड में भी फाइल होता है, लेकिन हमें करना है इस बार ऑनलाइन मोड पे। और यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 25-26, और यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिख जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैं आपको पहले पार्ट ए के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको पार्ट बी में बताऊंगा, फिर आपको पार्ट डी बताऊंगा, और सबसे लास्ट में आपको पार्ट सी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ए पे, और यहाँ पे हम करते हैं प्रोसीड।
और यहाँ पे रिमेटर सेंडर डिटेल्स, तो हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये वाला जो है, जैसे कि ये वाला जो है आपका, ये जो इनकम टैक्स पोर्टल के जो माई प्रोफाइल होता है, ये माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन आपको इस पे जाना है। और यहाँ पे आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जो होता है, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट के डिटेल्स में आपको जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वही एड्रेस यहाँ पे दिखेगा। और यदि अभी आप जाके माई प्रोफाइल पे एड्रेस अपडेट कर दोगे और फिर यहाँ पे आओगे, तो कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटे तक में अपडेट होता है, मतलब तुरंत अपडेट नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम चलेंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे सेव। ये सीधा माई प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अपडेट करने का, तो आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। यह है रिसिपेंट का डिटेल्स, मतलब आप जिसको भेज रहे हो उनकी डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे पेन डालेंगे उनका, यदि है तो आप डाल दीजिए, और नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, आपको यहाँ पे कंट्री रीजन सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे जैसे ये रिसिपेंट का डिटेल्स है, आपको यहाँ पे रिसिपेंट का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जर्मनी, जैसे इनका जर्मनी का है तो जर्मनी डालेंगे यहाँ पे। जर्मनी, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैट रूट नंबर, तो आप यहाँ पे ये जो रिसिपेंट की डिटेल्स होगी तो उनसे आप मंगा लीजिए, और उनसे आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स आप यहाँ पे फीड कर दें। 08, चलो मैं तो इसे डाल देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे ये सब डालनी है। कोई उनसे डिटेल्स मंगा लीजिए जो जर्मनी में रहते हैं, जिनको आप ये भेज रहे हो। तो फिर आपको इसको कर देना है आपको सेव। फिर आपको यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालनी है। तो रिमेंटेंस जो दे रहे हो आप, कहाँ पे दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जर्मनी का है हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पेबल, तो यहाँ पे डाल देता हूँ 3,50,000। यह है अमाउंट पेबल बिफोर टीडीएस इन इंडियन करेंसी। ये कंपलसरी नहीं है डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालनी है, मतलब जिस भी ऑथराइज पर्सन के आप, मतलब जो भी ऑथराइज डीलर है आप भेज रहे हो, तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। मतलब जैसे कि एबी बैंक लिमिटेड या जो भी है, आप जो भी बैंक से मतलब आप भेजना चाहते हो, तो आप उनका यहाँ पे नाम डालिए, और यहाँ पे उनकी ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बैंक डालोगे, आईएफएससी कोड डालोगे यहाँ पे, तो इससे ये एड्रेस ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है। और यहाँ पे आपको डेट डालनी है। और एक सेकेंड, यदि आपको यहाँ पे डेट डालनी है तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जब एक बार डेट डाल देंगे तो ये कभी कभी क्या होता है कि ऐसे करके आप हटाओगे ना, तो यहाँ पे हटेगा नहीं, तो मतलब ये हटेगा नहीं और यहाँ पे सेव होने में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको यहाँ पे यदि एक बार डेट आपने डाल दिया तो आपको यहाँ पे डेट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा और फिर से आपको यही प्रोसेस करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ रिमेंटेंस, कमीशन, सेलेक्ट, यहाँ पे प्लीज आरबीआई वाला कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, जैसे हमारा इनका इम्पोर्ट का है, और यहाँ पे सब कोड में S103, और उसके बाद अमाउंट ऑफ टीडीएस जो है हमारा है 35,000, और रेट ऑफ टीडीएस 10%, और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, तो डेट ऑफ डिडक्शन आप डाल दीजिए, और यहाँ पे आप कर दीजिए सेव। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले पार्ट में यहाँ पे जैसे ये है इनका नाम, डॉटर ऑफ, सन और डॉटर ऑफ, मतलब वो जो भी है, तो उनका नाम डालिए यहाँ पे, मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालिए, जहाँ का भी प्लेस है आपका, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। जैसे आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेनी है कि आपने सही डाला है या गलत।
और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो यहाँ पे डाउनलोड करके। यहाँ पे आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। और आप ये डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ प्रोसीड टू ई वेरीफाई, यहाँ पे करेंगे यस, और यहाँ पे हम आधार के थ्रू इसको हम फाइल कर देंगे। यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आई पे क्लिक करोगे और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये उसके बाद ओटीपी डालोगे तो ये हो जाएगा फाइल। पार्ट ए के केस में क्या होता है कि आपको 15 से भी फाइल करना नहीं होता है, आपको बस ये वाली डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। ओके गाइस, अब आपको यदि करना है पार्ट बी, तो आपको यहाँ पे पार्ट बी डालनी है। पार्ट बी मैंने आपको बताया था कि 195 195 और 197 में यदि आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है आपने असेसिंग ऑफिसर से, जो आपने अप्रूवल लिया है, तो जो आपकी लिमिट जो है 5 लाख से ऊपर है, तो आपको यहाँ पे पार्ट बी फाइल करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमेटर और सेंडर की डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि ये आपको मैं प्रोफाइल में जाते हो तो यहाँ पे जो भी आप रहता है प्रोफाइल में एड्रेस, वो वाली एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक पिकअप करता है और आपको यहाँ पे कर देना है सेव। जैसे आप यहाँ पे सेव करोगे तो यहाँ पे डालना है आपको रिसिपेंट की डिटेल्स, यहाँ पे डाल दीजिए रिसिपेंट की डिटेल्स। तो मैं तो यहाँ पे वैसे ही कुछ डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेम सेम डालनी है। आपको यहाँ पे ये वाला कंपलसरी नहीं है, आपको ये पेन नंबर भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री रीजन डाल दीजिए, जर्मनी। उसके बाद आपको यहाँ फ्लैट नंबर डाल दीजिए जो भी है, आप उनसे एड्रेस मंगा लीजिए और वो वाली एड्रेस आपको डालनी है। और यहाँ पे आपको जिप कोड डालनी है जो मैंने बताया था आपको, सेम सेम होता है ये सब। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एरिया लोकेलिटी आपको यहाँ पे पूरी एड्रेस अच्छे से डाल देनी है और यहाँ पे कर देना है आपको सेव। बहुत ईजी है आपको फाइल करना। और ये ऐसे ये जो ऑर्डर जो आया है आपको एसएचिंग ऑफिसर से, आपको इनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। 195 में आया है, या तो 195 में आया है, या तो 197 में आया है। आपको जिसमें भी आया है आपको वहाँ पे वो वाली सेक्शन सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे नेम ऑफ द एसएचिंग ऑफिसर हु इशूड द ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट, आपको एसएचिंग ऑफिसर का नाम लिखना पड़ेगा जिन्होंने आपको ये ऑर्डर एंड सर्टिफिकेट आपको दिया है। आप उनका नाम डाल दीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप डेजिग्नेशन ऑफ एसेसिंग ऑफिसर कि वो कौन था, तो आप उनका नाम डेजिग्नेशन मतलब वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये सारे आपको सर्टिफिकेट में लिखा होगा, आप सर्टिफिकेट से देख के डाल सकते हो। आप डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये डेट जो डालेंगे आप ये बहुत केयरफुली डालिए, 12 जुलाई 2025। ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है तो उसका नंबर आपको डालना है। और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालनी है, जो सेम जो मैंने बताया था आपको, सारे यहाँ पे सेम ही होते हैं। जर्मनी, उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी डालनी है कि आपने जहाँ पे अभी आप कर रहे हो रिमेंटेंस कौन सी करेंसी में कर रहे हो और वहाँ पे कौन सी करेंसी है में आप कर रहे हो। तो आप जैसे यहाँ पे CNY, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आपने जो 5 लाख रुपए करी है तो उसमें आपको कितना CNY हो रहा है, ये करेंसी का मतलब क्या प्राइस है, अभी रेट क्या चल रहा है। तो आपको ये गूगल पे सर्च मारनी है और गूगल पे आपको चेक कर लेनी है यहाँ पे इन फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट होगा, इंडियन रुपीज में यहाँ पे कितना अमाउंट होगा। जैसे इंडियन रुपीज में है, मैंने डाला था यहाँ पे 6,50,000। तो यहाँ पे इन फॉरेन करेंसी में कितना होगा, तो आपको यहाँ पे ये डालनी है कि 6,50,000 जो इंडियन रुपीज है इसमें आपको फॉरेन करेंसी CNY में कितना होता है, ये मुझे पता नहीं है। तो आप भी यहाँ पे सर्च करके आप ये डाल सकते हो। ये सर्च ही करना पड़ता है सबको, वैसे बहुत कम ही लोगों को याद होता है, वैसे जो जिनको याद होता है तो मुझे पता नहीं। तो
आपको यहाँ पे ये गूगल पे सर्च करके डालनी है और यहाँ पे IFSC कोड डालनी है आपको। IFSC कोड यहाँ पे डालनी है। IFSC कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया और उस पर आपको यहाँ पे नेम ऑफ बैंक डालनी है। ICICI। अच्छा, नेम ऑफ बैंक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे DSR कोड तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एबी बैंक लिमिटेड, इस तरह आपको यहाँ पे दिस कोड इज मैंडेटरी, DSR कोड ऑफ द बैंक ब्रांच मैंडेटरी। यहाँ पे आप DSR कोड डाल दीजिए। DSR कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो बैंक में होते हैं, बैंक की जो कोड होती है वो होती है DSR कोड। उधर आपको यहाँ पे ब्रांच एड्रेस ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है एड्रेस। जैसे आप यहाँ पे डालोगे सारे चीज तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस उठा लेगा। उस पर आप यहाँ पे रिमिटेंस की डेट डालनी है। उस पर आप यहाँ पे नेचर ऑफ रिमिटेंस डालनी है कि कौन सा नेचर में आप यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीवेंट पर्पस ऑफ कोड, यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा आपको। कैपिटल अकाउंट किया तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सब कोड डालिए। यहाँ पे कौन से कोड में आप फॉलो मतलब यहाँ पे आ रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ TDS डालनी है और यहाँ पे रेट ऑफ TDS डालनी है और यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको कर देना है सेव। और आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन बात करानी है ये वाली पे, ये वेरिफिकेशन पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है और उसके बाद जैसे जो नाम है आपका, उसके बाद सन डॉटर ऑफ यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, जो भी है आप यहाँ पे डाल दो। कंपनी है तो कंपनी। उसके बाद यहाँ पे प्लेस न्यू दिल्ली, जैसे मतलब जहाँ पे आप रहते हो वो डालिए प्लेस यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप करिए सेव। जैसे ही सेव करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख लीजिए एक बार अच्छे से। और ये नेचर ऑफ रिमेंटेंस एज पर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। नेचर ऑफ रिमेंटेंस, जो आप रिमेंटेंस कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ डालना है और बाकी आपको प्रोसीड टू वेरीफाई। ओके। और यहाँ पे आधार को और यहाँ पे आधार जो है से जहाँ पे जिससे भी आपको करना है, DSC से करनी है, आधार का आधार से करनी है, उसके बाद बैंक अकाउंट से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आधार OTP पे, तो OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP डालोगे तो ये हो जाएगा फाइल। अब हम जाएंगे पार्ट डी पे। कंटिन्यू, लेट गेट स्टार्टेड। अब हम पार्ट डी फाइल करेंगे। पार्ट डी भी सिंपल है पूरा। तो पार्ट डी हम कब फाइल करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि जब वो टैक्सेबल नहीं है तो आपको डालनी है, जब वो लिस्ट में नहीं है और टैक्सेबल भी नहीं है। जब लिस्ट में नहीं है तो फिर तो करनी ही नहीं है, लेकिन जब टैक्सेबल नहीं है तब आपको यहाँ पे करनी है। हम करेंगे यहाँ पे प्रोसीड। यहाँ पे रिमेटर की डिटेल्स डालेंगे, अब ये तो मैंने आपको बताया ही था। फिर यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालिए, नेम ऑफ रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है मतलब जिसको ये मिलने वाले हैं, तो जहाँ पे आप कर रहे हो तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए रिमेंटेंस रिसिपेंट का। इसके बाद आपको यहाँ पे पेन नंबर है तो पेन नंबर डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे फ्लैट नंबर
ये एड्रेस वहाँ पे प्रॉपर डालना है आपको और यहाँ पे पिन कोड डालनी है। उसके बाद जैसे ही पिन कोड डालोगे तो यहाँ पे सारी सब कुछ ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ का पिन कोड होगा उस हिसाब से यहाँ पे एड्रेस वेड्रेस सब कुछ आ जाएगी। सेव। और आपको यहाँ पे अब रिमाइंडर फंड ट्रांसफर ये इस वाले पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, कौन सी कंट्री का ये मैं आप रिमिटेंस कर रहे हो तो जैसे ये जर्मनी, फिर यहाँ पे करेंसी, तो वहाँ पे कौन सी करेंसी अप्लीकेबल है, फिर आपको यहाँ पे कंट्री में आपको जो भी कंट्री में आप कर रहे हो वही डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट पेबल, उसके बाद आप इंडियन रुपीज में कितना है और यहाँ पे फॉरेन करेंसी में ये आपको गूगल से निकालना पड़ेगा कि इसकी रेट जर्मनी में अभी कौन सी, ये इस करेंसी की मतलब कितना है प्राइस अभी चल रहा है, वो आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज्ड डीलर और यहाँ पे आपको बैंक की एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ पे आपको डेट ऑफ रिमिटेंस डालनी है कि किस डेट को कर रहे हो आप। उसके बाद आपको नेचर ऑफ रिमिटेंस, मतलब आप नेचर मतलब कौन से फीस से आप कर रहे हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट फीस से आपने ये करी है तो भी आपको दिखाना पड़ता है। यहाँ पे नेचर ऑफ रिमिटेंस एडवर्टाइजमेंट फीस से आप कर रहे हो ये, फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे कोड और आपको कर देनी है सेव। वेरिफिकेशन, सेव कर दीजिए इसको। उसके बाद आपको प्रीव्यू करनी है, एक बार आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे यस कर देना है और आपको यहाँ पे OTP के साथ इसको फाइल कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आधार OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और अब यहाँ पे आप OTP डाल दोगे तो ये हो जाएगा फाइल। अब हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट, कौन सा पार्ट बचा, पार्ट सी। तो 15 का जो पार्ट सी फाइल करते हो तो उस केस में आपको सबसे पहले आपको जानी है सर्विस में, यहाँ पे माई चार्टर अकाउंटेंट CA में जानी है। यहाँ पे आप क्या करनी है कि यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट, जैसे आप यहाँ पे आओगे, जैसे यहाँ पे ऑथराइज पार्टनर, फिर माई चार्टर अकाउंटेंट CA में आओगे तो यहाँ पे आपको एड CA करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एड CA पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उनकी मेंबरशिप नंबर डालनी पड़ेगी, जो आपके चार्टर अकाउंटेंट है उनसे आप मेंबरशिप नंबर उनकी डालनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे मेंबरशिप नंबर जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा और आपको इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट फॉर एडिंग CA हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन ID ये है, आप इसको कर दीजिए क्लोज। तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर और ये पर CA एडेड। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे साइन करनी है फॉर्म। जब आप साइन करोगे फॉर्म तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है साइन फॉर्म पे, फिर आपको यहाँ पे एड फॉर्म पे क्लिक करनी है, सेलेक्ट फॉर्म में यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपको जो भी आप कर रहे हो। आप कर रहे हो यहाँ पे 15 CB करने के लिए कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप ये देखिए 15 CB आ गया और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप कर दोगे ऐड। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे और इसको करोगे यहाँ पे सबमिट तो ये चला जाएगा, जो आपके CA हैं चार्टर अकाउंटेंट उनके पोर्टल पे ये चला जाएगा। अब हम इसको करेंगे लॉग आउट।
और अब हमें करना पड़ेगा सीए की जो ARCA की लॉगिन होती है, तो आपको वहाँ पे उस लॉगिन आईडी को लॉगिन कर लेना है आपको। मतलब जिनकी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ये हो चुका है लॉगिन। आपको यहाँ पे क्लिक करनी है ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। जब फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ऐसी पेज आएगी। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है 15 CG और उसके बाद आपको नीचे आनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस वाले पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करनी है। ऑनलाइन सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26, कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब यहाँ पे पेन नंबर डालना है आपको। और यहाँ पे आपको कर देना है प्रोसीड। यहाँ पे सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट है जो मिस्टर है, MS है और MS है, तो आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करनी है मिस्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डालनी है नेम में जो भी नाम है आपको यहाँ पे डालनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आपको कर देनी है सेव। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेशन वाला पॉइंट, ये कवर हो चुका है। मतलब आप ये जो रिमाइंडर्स कर रहे हो, आप किसको कर रहे हो, तो उनकी यहाँ पे नाम डालनी है आपको। ये वाला बंदा जो आपका नाम है ये कर रहा है, इस वाले जो ये जो नाम है आपका, आपको यहाँ पे वो वाली नाम डालनी है जिनको आप ये कर रहे हो। यहाँ पे ये आपका अपना नाम ऑटोमेटिक ऑटो फिल आएगा और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। फिर डालना है आपको रिमेटी और रिसिपेंट की डिटेल्स पे और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है फ्लैट। यहाँ पे जो रिसिपेंट है उनकी डिटेल्स डालनी है आपको। यहाँ पे आप डाल दीजिए SO रोड स्ट्रीट, यहाँ पे जो है यहाँ पे ओरिजिनल एड्रेस डालिए जो उनका एड्रेस है। यहाँ पे आपको गलत नहीं डालना। यहाँ पे आप पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है, मतलब आप यहाँ पे एड्रेस पूरी तरह से अच्छे से फिल कर लीजिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आपको यहाँ पे कर देना है सेव। यहाँ पे रिमेंटेंस की डिटेल्स डालनी है जो आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सी कंट्री में कर रहे हो, तो जर्मनी। करेंसी आपको AFN, फॉरेन करेंसी में जो अमाउंट होगा 17,177 और इंडियन रुपीज में जो होगा 350 6,57,000 और यहाँ पे 17 नहीं है 27। ठीक है। यहाँ पे IFSC कोड, तो मैंने IFSC कोड डाल दिया और यहाँ पे आपको BSR कोड डाल दिया, मैंने डाल दिया। और यहाँ पे अथॉराइज्ड डीलर और बैंक एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे अथॉराइज्ड डीलर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिमेंटेंस डालनी है, तो उसका नेचर ऑफ रिमेंटेंस डालनी है, मतलब नेचर क्या है आपका रिमेंटेंस, मतलब कैसे करते हो आप। और यहाँ पे RB है कैपिटल अकाउंट, सब कोड जिसमें भी आ रहा है। और यहाँ पे आपको इन केस ऑफ रिमेंटेंस इज नेट ऑफ द टैक्सेस वेदर टैक्स पेबल हैज बीन ग्रॉस ऑफ। ओके गाइस, यहाँ पे हम नेट ऑफ टैक्सेस करना चाहते हुए टैक्सेबल, यहाँ पे यस कर दीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए इसको सेव। अब टैक्सेबिलिटी अंडर DTAA या DTAA में यदि आप कवर होते हो तो यहाँ पे यस करिए। यदि आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको 10 से 15 वर्ड में आपको लिखने पड़ेंगे कि आप कौन से DTAA में कवर हो रहे हो। और उसकी यहाँ पे पूरी तरह से आपको, मतलब उस सेक्शन में थोड़ी सी आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देनी है। और यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे द टैक्स लायबिलिटी कितना बन रही थी और चार्जेबल टू टैक्स कितना था। अमाउंट ऑफ इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है आपको वो डालनी है यहाँ पे, और टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे डाल दिया और बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्सेबल। और यहाँ पे भी आपको लगभग 100 से 150 200 वर्ड में आपको लिख देनी है यहाँ पे।
ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, तो नो है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे लिखना है कि DT AA यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है एप्लीकेबल, ठीक है। और जब यस करोगे तो यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल हो रहा है आपको वो लिखनी है। जब नो करोगे तो ये क्यों नहीं हो रही है एप्लीकेबल आपको ये करनी है, और यहाँ पे आपको कर देनी है सेव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे तो फाइल करनी नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। तो इस वाले टैब पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपने ऑप्टेन करा है, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। यदि आपके पास है तो, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। प्लीज स्पेसिफाई रिलीवेंट DTAA, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि आप पे कौन सा DTAA, मतलब स्पेसिफाई यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स लिखनी है आपको, और यहाँ पे भी आपको यही वाला लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल इनकम एज पर DTAA 5,50,000, टैक्स लेविटी एज पर DTAA 27,177, ठीक है, आपको यहाँ पे डाल देनी है। और यहाँ पे यदि आपने इंक्रीमेंटल रॉयल्टी ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, नो कर दीजिए यदि नहीं है तो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज फर्निश ब्रीफ रीजन रिलेवेंट आर्टिकल ऑफ DTAA, जो आपने यहाँ पे दिया था उसी को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दीजिए। तो आप यहाँ पे सेम अमाउंट लिखनी है जो यहाँ पे लिखा है आपने। रेट ऑफ TDS एज पर इनकम टैक्स एक्ट नो, तो मैंने तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यदि आपको यहाँ पे एक चीज है कि यदि आपने यहाँ पे एक बार ये सिलेक्ट कर लिया है तो आप इसको यहाँ पे हटा नहीं सकते, तो फिर आपको यहाँ पे दूसरी फॉर्म फाइल करनी, दूसरी फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे ये डालना, मतलब मैं आपको लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पे नो किया है, और यहाँ पे मैं नो का रीजन लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। यदि आपने यस करी है तो आपको यहाँ पे लिखनी है रेट ऑफ TDS रिक्वायर्ड टू DTAA कितना है, और यदि नो है तो आपको लिख देनी है, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ TDS लिखनी है, फिर यहाँ पे फॉरेन करेंसी में कितना होता है ये भी लिखना है आपको, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओके गाइस, तो इस बात का आप ध्यान रखें, यदि आपने एक बार यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया तो ये आप यहाँ पे हटा नहीं सकते, और यहाँ पे आप इसको कर दीजिए सेव। यहाँ पे मैंडेटरी फील है तो आप इसको भरना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिकल लिखनी पड़ेगी कि क्यों नो है। जो आप यहाँ पे लिखोगे तो वही आपको यहाँ पे चिपका देना है, और यहाँ पे आपको इसको कर देना है सेव। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट डिटेल्स पे यहाँ पे प्रोप्राइटर फर्म का नाम, यदि फर्म का नाम यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे आपको कर देंगे सेव। जैसे आपने यहाँ पे सारे को सेव कर दिया, यहाँ पे जो आप यहाँ पे नो लिख रहे हो, जो आप यहाँ पे रीजन दोगे सेम रीजन आपको यहाँ पे भी चिपकाना है। यहाँ पे नो कर देना है आपको, और यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको मतलब वही चीज चिपका देना है, और यहाँ पे भी आपको वही चीज चिपका देना है। अब हम करेंगे इसको प्रीव्यू, और यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई। यदि आप एक बार 15 CB यदि फाइल कर देते हो तो आपको 15 CA फाइल करना बहुत इजी हो जाता है। तो वहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, सीधा कंफर्म करना है, बाद जितने भी आ रहे थे आप उसको आपको सीधा कंफर्म करना है, और कुछ नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि ये डिटेल्स ऑटोमेटिक वहाँ पे चली जाती है, और बस आपको वहाँ पे कंफर्म करनी है। प्रोसीड करके यहाँ पे आपको DST से फाइल कर देनी है इसको। जैसे आप यहाँ पे इसको फाइल कर दोगे तो आपको यहाँ पे 15 CA आएगा, तो आपके जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ पे ये ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये थोड़ा स्लो है तो ये ऑटोमेटिक आएगी, अब ये आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है 15 CA, और यहाँ पे आके इसको करनी है फाइल नाउ ऑनलाइन फाइनेंशियल ईयर 25-26 कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वहाँ पे क्या क्या डालनी है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीकों से हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे सब कुछ सबमिटेड आएगा, प्लस सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो फिल डेटा आएगी। आपको कुछ भरने की जरा कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
यहाँ पे क्या होता है कि आप यदि पार्ट सी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 15 डिजिट ARN नंबर, आपको ARN नंबर कौन सा होगा जो आपने 15 CB फाइल करी है, आपने जो 15 CB फाइल करी है तो उसकी ARN नंबर आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे करोगे प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटो फिल डेटा आएगी, सारा सब कुछ ऑटो फिल आएगा, सेम ही होते हैं तो मैं शायद ये नहीं बता पाऊँ। आपको जब यहाँ पे 15 CA में आओगे तो यहाँ पे पार्ट डी में जो आएंगे तो पार्ट सी जो होता है कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे मैंने आपको तीनों पार्ट बताए हैं आपको 15 CA का, तो आप यहाँ पे इजीली आप 15 CB फाइल कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे 15 CA फाइल कर दोगे, जैसे मैंने आपको बताया है सारा 15 CA की जितने भी पार्ट बताए हैं आपको मैंने, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 15 CA फाइल कर सकते हो। जब आप यहाँ पे 15 CA फाइल कर दोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा आएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको मैं बताता हूँ कि UDIN कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे UDIN गूगल क्रोम पे सर्च कर देना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे UDIN का पहली वेबसाइट आएगी, तो आपको यहाँ पे UDIN का वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन कर लोगे तो आपको ऐसी पेज आएगी, तो आपको यहाँ पे मेंबर लॉगिन पे आपको यहाँ पे मेंबरशिप नंबर और उनकी पासवर्ड होती है, तो आपको वहाँ पे वो डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालनी है, जो भी कैप्चा है। कैप्चा डालते ही आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, जैसी ऐसी पेज नहीं आएगी तो आपको यहाँ पे करना है जनरेट UDIN पे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ये वाली पेज। तो आपको इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको योर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और FIN यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डाल देनी है। उसके बाद आपको आना यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट या GST एंड टैक्स ऑडिट या ऑडिट एंड एश्योरेंस फंक्शन, तो अभी हम कर रहे हैं सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप ऑफ सर्टिफिकेट सर्च करेंगे, तो जैसे हमारा है सर्टिफिकेट इन फॉर्म 15 CB। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालिए, मैंने डाला 13/7/2025। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टिकुलर में देनी है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डालोगे आप, जैसे रिमेंटेंस करते हो तो आप यहाँ पे रिमेंटेंस डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिगर डालनी है INR में, जैसे वहाँ पे था हमारा 4,50,000, 4 नहीं था 550 था, 550, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है एक्चुअल में है या 100 में है या थाउजेंड्स में है, लाख में है, मिलियन में है, करोड़ में है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे एक्चुअल, जो एक्चुअल है, तो यहाँ पे एक्चुअल आ गया वैल्यू, ठीक है, कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे यदि और भी उसमें कुछ फिगर है तो आप उनका नाम डालिए। TDS है तो आप यहाँ पे TDS डालिए, 3 यहाँ पे डाल दीजिए, 3 नहीं है तो आप 2 ही डालिए। और यहाँ पे फिगर ऑफ INR 27,175 और मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको भी एक्चुअल। यदि आप यहाँ पे ऐड और भी ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड मोड पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क्स देना है, तो यहाँ पे आप 2-4 लाइन, मतलब कम से कम जितने भी लाइन में आपको लिखने हैं, तो कि आप ये UDIN का क्यों जनरेट कर रहे हो, तो इसके बारे में आप यहाँ पे 15 से लेके 250 कैरेक्टर तक यहाँ पे आप लिख सकते हो। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेंड OTP पे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे OTP सेंड करोगे और OTP डालोगे तो यहाँ पे UDIN आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जहाँ पे आपने UDIN डालने का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपको UDIN डाल देनी है, 15 CB में ही डाल देनी है आपको, मैंने जहाँ पे दिखाया था आपको फाइल करते वक्त। उसके बाद आपको यहाँ पे, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम UDIN कैसे जनरेट करते हैं UDIN की वेबसाइट। और
मैंने आपको इसमें बताया कि 15 सीबी कैसे फाइल करते हैं, 15 सीए कैसे फाइल करते हैं। 15 सीए के मैंने चारों पार्ट बताए हैं आपको, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताया कि अच्छे से कि हम 15 सीए और सीवी क्या होता है। ओके गाइस, थैंक यू।